प्यारे बच्चों, हम आपको कक्षा 12 के बच्चों को इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं और इतिहास में प्रथम अध्याय जो सिंधु घाटी की सभ्यता हमने आपको बताया, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। सिंधु सभ्यता का इतिहास, सिंधु घाटी का इतिहास हमने उसमें पढ़ाया था और विस्तार से उसका अध्ययन किया गया। अब इसमें देखिए, अब आपका आता है इतिहास के अंतर्गत दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय पर हम चलते हैं। तो दूसरा अध्याय राजा, किसान और नगर। ये आपके पाठ का नाम है, राजा, किसान और नगर। अब इसमें हम आपको आते हैं कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया। जो प्रारंभिक राज्य था और उनकी अर्थव्यवस्थाएं क्या थी, इसके बारे में बताया गया। कब से कब तक का इतिहास है वो बच्चों आपको दिया गया है कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बीच का इतिहास क्या था। हड़प्पा सभ्यता के बाद द्वितीय अध्याय में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी यानी लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का इतिहास है। इसमें जो है आरंभिक राज्यों, उसकी कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का वर्णन है। इसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त जैसे शासकों का राजनीतिक चित्रण है। गुप्त काल के बारे में भी दिया है, इस चैप्टर में आपको बताया गया है। गुप्त काल स्वर्ण युग था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। अब आते हैं हम कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। तो प्रारंभिक राज्य और राजा और राज्य के बारे में, प्रारंभिक राजा और राज्य के बारे में हमको जानना है। तो प्रारंभिक राज्य और राजा के बारे में हम आपको ले चलते हैं कि मेगास्थनीज के अनुसार उसके काल में हिंदू परंपरा यह थी कि भारत में संगठित सरकार का प्रारंभिक रूप राजतंत्र था। रुद्रदामन में जूनागढ़ शिलालेख में बताया गया है कि जनता राजा को चुनते थे। राजा जनता को नहीं चुनती थी, बल्कि जनता राजा को चुनती थी और राजा एक सेवक की तरह जनता के लिए कार्य करता था। तो यहाँ पे राजा को जनता का सेवक माना जाता था। जैसे एक सेवक होता है, वो अपने मालिक की सेवा करता है, तो यहाँ पर राजा को जनता का सेवक माना जाता था। वो उसे जनता की सेवा करनी पड़ती थी, उसकी देखभाल करनी पड़ती थी। इसके बाद जैसे कि एक सेवक होता है, यदि जब किसी राजा का जैसे सेवा करता है तो उसको हम मजदूरी देते हैं। तो राजा भी जब हम लोगों का सेवा करता था प्रारंभिक समय में, उस समय के इतिहास में है कि जब राजा जनता का सेवा करता था तो राजा को भी वेतन मिलता था उपज का 16%, यानी उपज का 16% भाग राजा को वेतन के रूप में दिया जाता था। राजा वेतन लेकर जनता के सेवक के रूप में कार्य करते थे। जो प्रारंभिक समय में, इस समय के इतिहास में जो राजा होता था वह जनता से उसकी उपज का 16% भाग लेता था वेतन के रूप में लेकर के, तब जनता की सेवा वह करता था। कोई भी किसी का जब कार्य करता है किसी के लिए तो उसको कुछ न कुछ पारितोषिक के रूप में दिया जाता है। तो यहाँ पे राजा को भी हम उपज का 16% भाग देना पड़ता था हमें, यानी जनता को, जिससे कि वह जनता की देखभाल और सेवा कर सके। उसके बाद अधिकतर लोग ग्रामों में बसते थे और उनका व्यवसाय कृषि था। उस समय 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के इतिहास के बीच का इतिहास है। तो उस समय अधिकतर लोग जो है वो ग्रामों में बसते थे। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। लोगों के घर झुंडों में हुआ करते थे, झुंडों में लोग रहते थे और उसके बाद उसके चारों ओर खेत होता था। लोग झुंड बना करके जगह जगह झोपड़पट्टी लगाते थे, कबीलों में भी रहते थे। तो वहाँ पे जहाँ झुंडों में लोग रहते थे उसके आसपास चारों तरफ जो है वो खेत होता था। गढ़इयों को गोपालक कहा जाता था उस समय।
गड़रियों को गोपालक कहा जाता था। और जो भूमिहीन मजदूरों दास लोग थे उनकी स्थिति, तो भूमिहीन मजदूरों दासों और इन लोगों को क्या कहते हैं कि खेतों में काम करने के लिए इन लोगों को खेतों में काम पर लगा दिया जाता था। जो भूमिहीन मजदूर हैं जिनके पास भूमि नहीं है तो बेकार बैठे, उनको भी काम पर लगाया जाता था। वो खेतों में काम पर लग जाते थे, उनको भी वेतन मिलता था, पैसा मिलता था। आज भी वही परिपाटी है। आज भी हम भूमिहीन किसान हैं जिनके पास कुछ नहीं है या दास है, ऐसे लोग हैं जो, तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का के खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो उनको वेतन मिल रहा है। तो उस समय भी यही नियम था। और उसके बाद हम आते हैं 1000 ईसा पूर्व 1000 के आसपास लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। तांबे का भी यही काल माना जाता है। छोटे छोटे कबीले जो है उस समय राज्य बनते जा रहे थे। पहले ये लोग छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, झुंडों में रहते थे। तो उसके बाद हम आते हैं आपको राजा और राज्य के बारे में जान गया। राज्य के बारे में पहले लोग छोटे छोटे कबीलों में रहते थे और उसके बाद क्या कहते हैं कि राज्य, ये छोटे छोटे कबीले राज्य बनते जा रहे थे और साम्राज्य का लक्ष्य भी दूर नहीं था। छोटे छोटे कबीलों से राज्य बने, राज्य से साम्राज्य बना, तो इस तरह से आगे बढ़ता रहा। उसके बाद हम आते हैं 16 जनपदों के बारे में। तो 16 महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल तक के उदय तक के समय को भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के उदय तक के समय को भारतीय इतिहास में हम जनपद या महाजनपद के नाम से जानते हैं। ये जनपद राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन की इकाई थी। जनपद का तात्पर्य राज्य से है, अर्थात वैदिक जन जिन स्थानों पर बसे वही स्थान उनका जनपद कहलाए। जनपद से तात्पर्य राज्य से है। बच्चों, हम आपको इसके बारे में उस समय के इतिहास के बारे में बता रहे कि जनपद का तात्पर्य राज्य से लगाया जाता था, अर्थ राज्य से लगाया जाता था। और ये राज्य वैदिक जन जिन स्थानों पर बस जाते थे तो उनको वो जनपद कहते थे। जनपद कहलाया। प्रत्येक जनपद में अनेक गांव नगर होते थे। जनपद से तात्पर्य क्या है? जिला। तो हर जिले में, हर जनपद में क्या होता था? अनेक गांव नगर होते थे। और धीरे धीरे जनपदों की संख्या कम होने लगी। छोटे जनपदों का स्थान बड़े जनपदों ने ले लिया। इस तरह देश में महाजनपद काल का उदय हुआ। छोटे जो जनपद थे उनका स्थान बड़े जनपदों ने ले लिया और इस तरह देश में महाजनपद काल का उदय हो गया। महात्मा बुद्ध के पैदा होने से पूर्व भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे। महात्मा बुद्ध के पैदा होने से पूर्व देश में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों के नाम काशी, कुरु, कौशल, पांचाल, अंग, मत्स्य, मगध, सुरसेन, मज्जी, अस्मक, मल, अवंती, चेदी, गांधार, वत्स, कंबोज, इस तरह से है, जिनमें मगध सर्वश्रेष्ठ है। तो मगध के बारे में भी हमको आपको बताना है। मगध और मगध के बाद फिर हम आपको अभिलेखों पर ले चलेंगे। तो मगध की क्या स्थिति थी? इन महाजनपदों में मगध का अपना एक विशेष स्थान था। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की अवस्था में मगध की गद्दी पे बैठा। कौन? तो महावंश
बिंबिसार, बिंबिसार कौन था? बिंबिसार अशोक का पिता था। तो बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी पर बैठा। वह शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी जो है राजा था। और इसके बैठने के बाद उसने अपनी वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर ली। कहते हैं उसने कोसा देश की राजकुमारी चेल्लनद, कोसा देश की राजकुमारी से विवाह किया। और कोसा देश की राजकुमारी से जब विवाह किया तो इस वैवाहिक संबंध से उसे न केवल काशी का समृद्ध प्रदेश प्राप्त हुआ, बल्कि उसने उत्तर में पश्चिमी सीमा को अपने जो है भयरहित बना लिया। वरन अपने राज्य की पश्चिमी सीमा को भी उसने क्या किया? भयरहित बना लिया। और भयरहित उसने राज्य करने लगा। अब वह निडर होकर राज्य कर सकता था, किंतु उसके राज्य को वज्जियों से डर था, वज्जियों से भय था। तो वज्जियों से बचाने के लिए उसने वज्जी की राजकुमारी चेल्लना से विवाह करके मैत्री संबंध स्थापित, वहाँ वज्जियों से मैत्री संबंध स्थापित किया। और इसके बाद कहते हैं कि बिंबिसार की मृत्यु उसके महत्वाकांक्षी पुत्र अजातशत्रु के द्वारा हो गई। जैन ग्रंथ इस बात को नहीं मानता, अजातशत्रु को पितृ हत्या का दोषी नहीं मानता। और अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयभद्र के बाद उदयभद्र गद्दी पर बैठा। उसके बाद अनिरुद्ध, उसके बाद ऐसे आते रहे। फिर जो है अंत में वह शासक जो है वहाँ शिशुनाग वंश का शासक मगध की गद्दी पर आया। फिर उसकी भी हत्या हो गई। तो मगध पर सबसे अंत में नंद वंश का राज्य है। तो नंद वंश के राजा ने इस पर शासन किया और वहाँ पे मगध में नंद वंश का साम्राज्य स्थापित हो गया। इस तरह मगध के बारे में आपने सुना। और अब आते हैं अभिलेख के बारे में। तो मिट्टी के बर्तन, पत्थर और अन्य धातु की सतह पर हुई खुदाई अभिलेख कहलाते हैं। मिट्टी के बर्तन, पत्थर और अन्य धातुओं की सतह पर की हुई खुदाई जो है को हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। अभिलेख का प्रमाण होता है। अभिलेख ऐसे प्रमाण होते हैं जिन पर उस काल के लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलापों का विवरण होता है, जिन पर तिथियां भी अंकित होती हैं। तो इतना आपने सुना। इसके बाद अभिलेखों के बारे में आप जान गए कि पत्थर, मिट्टी के बर्तन, ऐसे सतहों पर जो खुदाई की हुई होती है उसी को हम अभिलेख कहते हैं। और उनपे जो है उस समय के उपलब्धियां, क्रियाकलापों के बारे में लिखा जाता है। यहाँ तक के भी तिथियां भी लिखी जाती हैं। बहुत सारे अभिलेख ऐसे हैं जिनकी लिखावट जो है थोड़ी धुंधली पड़ गई है, धीमी हो गई है और उसको ठीक से पढ़ा भी नहीं जा सकता। तो आप आगे देखते हैं कि अभिलेख के बारे में आपको हमने बताया। इसके बाद प्रिंसिप और प्रियदर्शी क्या होता है? प्रिंसिप और प्रियदर्शी तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने अशोक को उसके उपनाम प्रियदर्शी से पहचाना। 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने अशोक को उसके उपनाम प्रियदर्शी से पहचाना। प्रिंसिप को खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि के अध्ययन से यह समझ में आया कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति, प्रियदर्शी का अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति, मनोहर सुंदर मुख वाला। तो ऐसे मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। ऐसा ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि के अध्ययन से जो है प्रिंसिप को इस बात का पता लगा कि सिक्कों पर और अभिलेखों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर आकृति वाले राजा का नाम लिखा है। वह राजा कौन था? अशोक। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है।
जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का जब अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि बहुत से अभिलेखों पर सिक्कों पर प्रियदर्शी लिखा था, जिसका अर्थ हमने बताया कि प्रियदर्शी का क्या अर्थ होता है। उसके बाद बहुत जगहों पर प्रियदर्शी न लिख करके अशोक का नाम लिखा था। तो इस तरह आप जान गए होंगे। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। तो प्रिंसेप और प्रियदर्शी को भी आप समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों,